नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के धुर विरोधी मुख्तार अंसारी की तारीफ की है। ये तारीफ उन्होंने यूपी तक के खास शो यूपी तक पॉडकास्ट में की है, जहां उन्होंने ये कहा कि मऊ के लोग तो मुख्तारवादी हैं। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी यूपी तक से एक बातचीत में ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में बात करते हुए नजर आते हैं। खास बात क्या है इसमें? खास बात यह है कि ये दोनों नेता राजनीति के अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हुए हैं, इसके बावजूद एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति में ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है और इसे लेकर सियासी गलियारों में बहुत चर्चा है। हाल में जिस यूपी तक पॉडकास्ट की मैंने बात की ओम प्रकाश राजभर के साथ, वो पॉडकास्ट ओम प्रकाश राजभर ने आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर और हमारे ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक के साथ किया। कुमार अभिषेक मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम उनसे ये पूरी राजनीति जो कि पूर्वांचल के नज़रिए से और उत्तर प्रदेश के नज़रिए से बहुत अहमियत रखती है, उस पर बात करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कितने पेच हैं, कौन सी गुत्थियां हैं, जब एक दूसरे के विरोधी एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। विरोधी कहें या एक दूसरे के विरोधी पार्टियों के नेता। तो कुमार अभिषेक, सबसे पहला तो आपसे सवाल यही है कि आपके पॉडकास्ट में एक रील जो हमने डाली, वो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल कह सकते हैं, उसे लाखों की संख्या में लोग उसे देख चुके हैं, कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो आपके एक सवाल पर कहते हैं कि मऊ के लोग तो मुख्तारवादी हैं। अब बीजेपी के सहयोगी हैं, ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, तो फिर वो मुख्तार अंसारी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? देखिए नीरज, इसमें एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि वो मुख्तारवादी भी कह रहे हैं, पूरी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये परिवार धुर विरोधी रहा है। या यूं कह लें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुख्तार अंसारी हो या फिर अंसारी परिवार हो, उसके धुर विरोधी रहे। लेकिन इसी योगी आदित्यनाथ सरकार में उनके कैबिनेट में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उसमें खुलकर, जिसे कहते हैं ना, मुक्त कंठ से प्रशंसा करना, उन्होंने मुख्तार अंसारी की है। और ये कहा कि सिर्फ वहां के मुसलमान नहीं, वहां के ओबीसी, वहां के ठाकुर, ब्राह्मण, दूसरी जितनी बिरादरियां हैं, सभी मुख्तारवादी। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक इतिहास है, एक लंबा इतिहास। तो यह है कि मुख्तार अंसारी जो है वहां लंबे समय तक विधायक रहे, उस इलाके से उनका परिवार सांसद, विधायक, सब कुछ रहा। यह जरूर है कि उतने ही बड़े बाहुबली या क्राइम हिस्ट्री भी की जो फहरिस्त है वो भी उतनी ही लंबी रही, और कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी बनी नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति जो यहां तक पहुंची है, उसमें उस परिवार का और मुख्तार अंसारी का बड़ा रोल है। इसमें कोई नकार नहीं सकता। और शायद उस इलाके से खुद आते हैं ओम प्रकाश राजभर। बलिया, मऊ, सब बिल्कुल एडजेसेंट जिले हैं, सटे हुए हैं, एक दूसरे में घुसे हुए जिले हैं, एक दूसरे के भीतर इन दोनों के जो चुनाव क्षेत्र हैं वो इंटरमिंगल हैं, एकदम से घुसे हुए हैं। जो वोट बैंक है वो लगभग एक जैसे हैं। राजभरों की बड़ी तादाद है वहां पर, मुसलमानों की तादाद है, ओबीसी, दलितों की तादाद है। तो एक बात तो आप मान लें कि जो वो इलाका है वो कोई बहुत मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है। हालांकि जहां से मुख्तार अंसारी जीतते रहे हैं, मऊ सदर, वहां उनकी तादाद अच्छी है, बट उस पूरे इलाके में दलितों की, ओबीसी की तादाद कहीं ज्यादा है। और मुख्तार अंसारी का प्रभाव या अंसारी परिवार का जो प्रभाव है कई दशकों से बना हुआ है। वो चाहे कितना भी क्राइम कर लें, चाहे आप देखें क्रिमिनल हिस्ट्री कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस इलाके के लोगों ने मुख्तार और उनके परिवार का समर्थन भी किया है। अब इस बार भी देखें तो आप देखेंगे तो अफजाल अंसारी जीते हैं। और सभी पार्टियों को, बीजेपी को छोड़ दें तो सभी पार्टियां कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त पर इस परिवार का साथ देते रही हैं, कभी टूटती भी रही हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जो शुरुआत की पॉलिटिक्स है, अगर 2 दशक पहले से जब उनकी पॉलिटिक्स को आप देखेंगे
तो देखेंगे कि कई बार ये इस परिवार के साथ जुड़े, उनकी पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन किया, अपने परिवार को बढ़ाया। और सबसे ताजा उदाहरण तो तब का है जब मुख्तार अंसारी जेल में थे और बांदा आए, उनको पंजाब की जेल से बांदा लाया गया। तो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या उनके बेटे हों, जितनी विजिट इन लोगों ने उनके जेल की उतनी तो कोई नहीं गया होगा, उनके कट्टर से कट्टर समर्थक नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन इनके जाने का मकसद भी होता था एक तो ये कि जो उनका अपना वोट बैंक है उसमें ये दिखाना कि हम मुख्तार के साथ हैं। तो भैया आप मुख्तार के साथ क्यों हैं? इसलिए क्योंकि उस इलाके की पॉलिटिक्स करनी है, तो मुख्तार या फिर अंसारी परिवार को नाराज करके ओम प्रकाश राजभर पॉलिटिक्स कर आप देखें तो टेक्निकली अब जबकि सहाल हो गई है अब्बास अंसारी की, तो टेक्निकली विधायक तो वो एक ही कहे जाएंगे। मुख्तार का जो बेटे हैं वो अब मऊ सदर से उनकी विधायकी बहाल हो गई और वो प्रकाश राजभर की पार्टी के सिंबल पर जीते हुए विधायक हैं। बड़ा विरोधाभास आपको दिखाई देगा, लेकिन एक विरोधाभास नहीं है, वो ये कि ओम प्रकाश राजभर चाहे किसी खेमे में रहें, वो मुख्तार के साथ रहे। और इसीलिए जो अपना पॉडकास्ट है यूपी तक का, उसमें उन्होंने खुल करके ये बात कही है, जानते हुए कि वो इन दिनों मुख्यमंत्री के भी करीबी हैं, वो इन दिनों दिल्ली के भी करीबी बने हुए हैं, वो इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो खुद कहते हैं कि मेरी चलती है, मेरी सुनी जाती है, बाकी की सुनी जाए या ना सुनी जाए। लेकिन मुख्तार की तारीफ करते हुए उनकी बातें जरा भी ऐसा नहीं लगता कि उनकी इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला है। वो लगातार कह रहे हैं कि वो उनका जो वोट बैंक है वो मुख्तारवादी है, और ये कहना उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको पॉलिटिक्स वहीं करनी है, उन्हीं के साथ करनी है, इसलिए वो उनको नाराज नहीं कर सकते। तो ये बीजेपी को कैसे रास आएगा? आपने खुद कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के धुर विरोधी रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में 2022 के चुनाव के बाद जब बीजेपी में आए, उसके बाद एक घोसी का विधानसभा उपचुनाव हुआ, नहीं जिता पाए उसी इलाके में जो उनके प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका माना जाता है। उनके बेटे ने लोकसभा का चुनाव लड़ा उसी इलाके से, वो भी हार गए। तो ओम प्रकाश राजभर को शायद दिख गया कि बीजेपी का जो वोट है वो तो मेरे साथ नहीं आता है और ना ही मेरे कहने पर मेरा वोट बीजेपी के कैंडिडेट को जा रहा है। तो बीजेपी को कैसे रास आएगा कि ओम प्रकाश राजभर मंच तो साझा करें बीजेपी का और तारीफ करें मुख्तार अंसारी की? देखिए, मुख्तार अंसारी का वोटर तो बीजेपी को, ओम प्रकाश राजभर का वोटर तो बीजेपी को वोट कर रहा है। अगर आप इस गठबंधन में देखें तो जो अगर 2 चुनाव हुए, अगर आप घोसी का उपचुनाव ले लें, तो किसने किसको नहीं वोट किया भाई? वहां से चौहान उम्मीदवार थे, लेकिन माना तो यही जाता है कि जो चौहान चूंकि बीजेपी से उम्मीदवार थे और ओम प्रकाश राजभर उनके साथ थे, एनडीए में थे, तो ओम प्रकाश राजभरों ने तो बीजेपी को वोट किया। तो नाराज कौन हुआ? नाराज वहां का जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था, जो वहां के ठाकुर नाराज हुए, वहां के ब्राह्मण नाराज हुए, जो शहरी मतदाता वर्ग है वो नाराज हुआ। तो उसके नाराज होने की कई वजह है, और उसकी नाराज होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ओम प्रकाश राजभर इतने बड़ बोले हैं कि उन्होंने जातियों पर बोलते समय कभी ध्यान नहीं रखा कि वो किस जाति को टारगेट कर देते हैं और कौन उनसे नाराज हो जाता है। उस इलाके में ओम प्रकाश राजभर का अपना एक बड़ा बेस तो तैयार है, इसमें सियासी और कोई दो राय नहीं है। उनका अपना वोट बैंक उनके साथ खड़ा दिखता है, लेकिन उनकी बातें बहुत कम्युनिटी को चुभती रही हैं, और जब बार बार चुभती हैं तो अब एक तरीके से जिसे कहते हैं चाणक्य की चुटिया बांध लेना, बहुत सारे लोगों ने, और खास करके जो बीजेपी का वोटर वर्ग है, बहुत नाराज पहले से भी चला आ रहा है, इस बार भी नाराज है। आप देखें जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो भी समाजवादी पार्टी को वोट मिला, समाजवादी पार्टी के राजीव राय जीते, तो एक पूरा वर्ग जो बीजेपी का, जिसे तथाकथित आप कह लें वोट बैंक है, वहां के ठाकुर, वहां के भूमियार, ये तमाम वर्ग ने खुल करके समर्थन कर दिया। भाई बीजेपी से ज्यादा उनकी नाराजगी ओम प्रकाश राजभर से थी। आज भी अगर आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके का कमेंट अखिलेश यादव पर कर देते हैं, या अगर आप इटावा कांड जो हुआ था जिसमें यादव कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसे लेकर के जिस तरीके का उन्होंने कमेंट किया, उसके बाद यादव समाज नाराज इस वक्त दिखाई देता है। लेकिन वही अगर अखिलेश यादव कह देंगे वोट देना है, तो शायद पता चला कि सब सीने में पत्थर रख करके वोट कर भी दें। लेकिन बीजेपी का वोटर बहुत नाराज है, वो वोट करने को तैयार नहीं है, और 2 चुनाव में उसने दिखा दिया है।
मुझे लगता है कि इनका जो बड़बोलापन है ये इनको भारी पड़ता है, और खास करके बीजेपी के वोटर्स के सेगमेंट में अगर देखा जाए तो वो इनको नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें बीजेपी, देखिए बीजेपी का सिर्फ एक क्षेत्र या एक विधानसभा से बीजेपी को मतलब नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में देखती है। हो सकता है कि ये नाराजगी मऊ, बलिया और उसके आसपास में के कम्युनिटी में हो, बीजेपी के वोटर में हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जो पकड़ है अपने वोटों पर या फिर अति पिछड़ी बिरादरियों पर, वो अक्रॉस है। हालांकि दावा तो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार की करते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां राजभर, भर और कुछ इससे मिलती जुलती जो जातियां हैं वो ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। यानी कि वो जातियां हैं जिसे ओम प्रकाश राजभर हाँक के ले जाते हैं कि तुमको यहाँ वोट करना है। तो बीजेपी का अगर जो गेम देखें तो हो सकता है कि मऊ में उनको नुकसान होता हो इनके साथ, बलिया में इनका थोड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन बाकी अगर आप उससे आप आगे बढ़ेंगे, अम्बेडकर नगर, बहराइच से लेकर इस तरफ अगर आप चले आएंगे तो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं इनके, वो इनके साथ खड़े हैं और बीजेपी को लगता है कि इनके आने का एक प्रभाव है और इससे अति पिछड़ी ओबीसी बिरादरियों में एक असर होता है, एक इम्पैक्ट होता है। तो इनका एक लार्जर इम्पैक्ट बीजेपी देखती है। एक आध जगहों पर कोई अगर नुकसान हो रहा है या मुश्किल हो रही है तो नहीं देखती। हाँ, ये बात जरूर है, मैं कहूंगा कि असहज जरूर होती है जब ये इस तरीके का कमेंट करते हैं कि भाई मुख्तारवादी हैं वहां के लोग, हमारी मुख्तार परिवार से बहुत अच्छी बनती है, निभती है, तो वो उनकी लोकल पॉलिटिक्स, लोकल कंपल्सन है। लेकिन बीजेपी को भी मालूम है कि इतना बोलने के बाद भी अभी ओम प्रकाश राजभर को छोड़ करके चलना उसके लिए मुश्किल है, और ओम प्रकाश राजभर को भी मालूम है कि अब फिलहाल दूसरे गठबंधन में बहुत आसानी से उनके लिए जगह नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को, जिसे कहते हैं ना सियासी तौर पर बर्दाश्त करना, वो भी अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, और बीजेपी भी जिसे कहते हैं कि सीने पर पत्थर रख के साथ लेकर के चलना मजबूरी है, तो साथ लेकर चल रही है। तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन मेरा अगला सवाल यही था कि यूपी तक से ही एक बातचीत की थी समाजवादी पार्टी के सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने। उनसे जब ये सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि ना तो राजभर की हमारे बिना चलेगी और ना हमारी राजभर के बिना चलेगी। यानी अंसारी परिवार भी, अफजाल अंसारी भी राजभर के साथ अपनी जो निकटता है उसको खुले तौर पर जाहिर कर रहा है। तो मेरा अगला सवाल यही था कि तो क्या मतलब ओम प्रकाश राजभर जब 2 नाव में पैर रख के चल रहे हैं तो चुनाव आते आते किसी एक नाव का चुनाव भी कर सकते हैं, यानी वो नाव बदल भी सकती है क्या? देखिए, इलेक्शन में तो आप कुछ नहीं कह सकते कि 2027 का माहौल क्या होगा। अखिलेश यादव का बयान याद करिए, जब उनसे पूछा गया तो बोले कि ठीक है अभी उस तरफ है, लेकिन अभी चुनाव आने दीजिए, वो मेरी तरफ खड़े होंगे। ये अखिलेश यादव ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। तो इलेक्शन में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। 2027 में किस तरीके का माहौल है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सरकार बीजेपी 2027 भी जीत जाएगी, कुछ लोगों का कहना है कि 2024 में जो हुआ अब बीजेपी के लिए 2027 जीतना मुश्किल है। तो सियासत में बहुत सारे मौसम वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं, और बिहार में रामविलास पासवान बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक माने जाते थे। ओम प्रकाश राजभर भी मौसम वैज्ञानिक माने जाते रहे, लेकिन इनसे कई चूक भी हो गई। शायद 2022 के चुनाव में इनका मौसम विज्ञान चल नहीं पाया, और इनको लग रहा था कि सरकार अखिलेश यादव की आएगी, लेकिन नहीं आ पाई, तो इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिया। हालांकि आज भी कहते हैं कि वजह वो नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि उस इलाके में अकेले मुसलमान किसी भी सीट को जिताने की स्थिति में नहीं है, उसे दूसरी जातियों का सहारा लेना पड़ता है, और उसमें राजभर एक बड़ी कम्युनिटी है जिसको लेकर के राजभर और मुसलमान हमेशा से आप देखेंगे तो बीजेपी के खिलाफ चाहे तो मायावती के साथ जाते रहे हैं, चाहे अंसारी परिवार के साथ जाते रहे। और अंसारी परिवार में चाहे मुख्तार अंसारी हो या अफजाल अंसारी हो, इनके पर्सनल टच उस इलाके में कम्युनिटी वाइज और बहुत जबरदस्त रहे हैं। एक उनका अलग माहौल था कि भाई क्राइम का इतनी बड़ी फहरिस्त थी, दंगों का इतिहास, हिंदू मुसलमान, ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन जब आप ग्राउंड की रियलिटी को देखेंगे वहां पर, तो राजभर और मुसलमान एक साथ वोट करते रहे हैं पहले से, और यही वजह है, इसी और इशारा कर रहे हैं अफजाल अंसारी कि अगर उनका चुनाव हो या उनके भाई का चुनाव जब होता था तो ये दोनों कम्युनिटी एक साथ वोट करती थी। और आप मान लीजिए कि भाई ओम प्रकाश राजभर आखिर क्यों
मुख्तार अंसारी का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं, अफजाल अंसारी परिवार का मुंह क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? उन्हें मालूम है कि ये दोनों वोट बैंक ऐसे हैं कि एक दूसरे को नाराज करके दोनों की पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। दोनों को एक दूसरे का वोट अपनी जीत के लिए चाहिए, और ये उस इलाके की जैसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक जातियों की जो डाइवर्सिटी है उसको भी इंगित करता है, उसका भी प्रतीक के तौर पर दिखाता है कि वो अकेले कोई एक नहीं है, दोनों जब एक और एक होते हैं तो पॉलिटिकली 11 बन जाते हैं। तो इसका एहसास अंसारी परिवार को भी है। अफजाल अंसारी भी इसी बात के लिए इशारा कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर कोई ऐसी वैचारिक पार्टी से नहीं है कि वो आज बीजेपी में है तो कल बीजेपी में ही रहेंगे, या फिर कोई उनका हिंदुत्व का कोई ऐसा एजेंडा है। वो एक शुद्ध रूप से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पूर्वांचल में और खासकर अपनी कम्युनिटी में एक कैटलिस्ट की तरह काम करना चाहती है। जहां फायदा दिखेगा वो वहां दिखाई देंगे। आज वो बीजेपी के साथ है, कल की कोई गारंटी नहीं है, और अगर कल की कोई गारंटी नहीं है तो उनका वही वोट बैंक होगा जो आज उनके खिलाफ खड़ा है। तो वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते, और खास करके मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार को इसलिए क्योंकि आज भी इस परिवार का दबदबा मुसलमान वोटों पर इतना ज्यादा है कि वो जहां चाहेंगे वहां अपने वोट को कराते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर आगे की राजनीति को देखकर आज बीजेपी के साथ खड़े होकर के मुसलमानों के खिलाफ और खास करके मुख्तार अंसारी को या अंसारी परिवार को नाराज करना चाहेंगे। उनकी सियासत लंबी है, वो सबको अपने हिसाब से लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक ऐसे वोट वर्ग को नाराज कर रखा है जो हार्डकोर बीजेपी का वोटर है, और ये उनको चुनाव दर चुनाव उनको नुकसान कर रहा है। नीरज, बिल्कुल। आपके पॉडकास्ट में एक बात और ओम प्रकाश राजभर ने कही कि ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। वो जो एक फॉर्मूला है 7, 9, 11 का, 7 यानी कि ओबीसी को 7% आरक्षण मिले, जो अति पिछड़े हैं जो उन्हें 9% मिले, और जो अति पिछड़े से भी पिछड़े हैं उन्हें 11% मिले। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, तो बीजेपी इससे कितनी सहज होगी? नहीं, बीजेपी तो बहुत सहज है। बीजेपी को कोटा विद इन कोटा से बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा समर्थक वर्ग ओबीसी में है, और ओबीसी में जो ये बीजेपी का समर्थक वर्ग है, दरअसल इसमें अगर आप देखेंगे तो कुर्मी हैं, कुछ थोड़े बहुत यादव हैं, उसमें जाटों का एक वर्ग है, सोनार है, इसमें बिजनेस कम्युनिटी के बनिया वर्ग के आते हैं। तो ये इन 4-5 बिरादरियों को चाहते हैं कि ये 7% के कोटे में आए, और बाकी जो 20% है उसमें ओबीसी और ईबीसी जो दूसरी जातियां हैं वो उन्हें रखा जाए। बीजेपी चाहती तो है कि इसी बहाने कम से कम, जैसे कुर्मियों का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ है और इधर की नाराजगी अलग है, और यादवों का जो पूरा तबका है वो अखिलेश के साथ है। तो यादव बिरादरी, कुर्मी बिरादरी, इसको वो चाहते हैं कि ये सब 7% में आए और 20% में बाकी दूसरे रहें। तो बीजेपी के लिए असहज होने वाली स्थिति है कि जिस दिन बीजेपी ने इस फॉर्मूले को माना तो ये 7% पूरा नाराज हो जाएगा, क्योंकि आज ये 7% पूरे 27% को क्लेम करता है, और जो दूसरी बिरादरियां हैं वो कहा जाता है कि आबादी के अनुपात में उनको जो जिसे कहते हैं प्रतिनिधित्व नौकरियों में नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि इस तरीके का विभाजन हो। आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में ओबीसी, अति पिछड़ी, इस तरीके का विभाजन एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2 है, जिसे वहां कर्पूरी फॉर्मूला कहते हैं। तो वहां पहले से चला रहा है, बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी आसानी से होता है। लेकिन शुरुआत करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो बीजेपी खुद से घंटी नहीं बांधती है, वो इंतजार करती है कि घंटी बांध दे उसके बाद पॉलिटिक्स करें। बिहार में भी कर्पूरी फॉर्मूला लागू हुआ, मंडल लागू हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज अगर फायदा की बात होती है तो वो बिरादरियां बीजेपी के साथ आज भी खड़ी भी दिखाई देती हैं। लेकिन करने वाले कौन है? करने वाले अगर आप देखेंगे तो सोशलिस्ट पार्टियां या समाजवाद से जुड़ी हुई पार्टियां रही, आरजेडी ने किया हो, उसके पहले अगर आप देखें तो कर्पूरी ठाकुर ने उस फॉर्मूले को लागू किया। तो बीजेपी के लिए यह फॉर्मूला लागू करना बड़ा उसको खतरे से खाली नहीं दिखता। आप देखिए राजनाथ सिंह के जमाने से कमेटियां बनी हैं और इसको कोटा विद इन कोटा, इसको 3 भागों में बांटने का प्रयास चल रहा है, लेकिन आज तक बीजेपी उस पर आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन ये जरूर है कि ये मांग ओम प्रकाश राजभर और उनके सरीखे दूसरे दलों ने उठाई हुई है, लेकिन इसका विरोध जो अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी सीधा विरोध नहीं करती, लेकिन वो अब उसमें उनका अपना एंगल होता है, भाई पहले आप जातिगत जनगणना कराओ, हमारी 27% में आप क्यों बांटोगे, 54% ओबीसी हैं, फिर उसमें बंटवारा करो। यही बात
अनुप्रिया पटेल भी कहती रही हैं, जो बीजेपी की सांसद और मंत्री हैं, मतलब बीजेपी से कोटे से मंत्री हैं, सहयोगी हैं। तो बड़ा आसान नहीं है बीजेपी के लिए कोटा विद इन कोटे पर अपने अलाइज को एक कर देना। एक अलाई है अनुप्रिया पटेल, वो इसके खिलाफ है। वो कहती है भाई पहले जातिगत जनगणना करो और उस हिसाब से फिर डिवाइड करो। इनका कहना है नहीं, अभी 27% पहले बांटो और उसमें जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं उनको उनका हिस्सा दो। तो बीजेपी के लिए बड़ा टाइट रोप है, इसको बड़ा बैलेंस बना करके वो चलना चाहती है, लेकिन इस चक्कर में चल ही नहीं पाती। यानी कि ये जो कोटा विद इन कोटा है वो यूं ही पड़ा हुआ है। अब उसमें देखना यह है क्या आने वाले वक्त में बीजेपी कोई ऐसा इस तरीके का कोई सियासी मास्टर स्ट्रोक चलती है, क्या होता है। क्योंकि अगर आप 2024 के हिसाब से देखें तो ये तमाम जातियां जो ओबीसी की प्रभावशाली जातियां हैं, इन्होंने बड़े तादाद में बीजेपी से किनारा किया है। और 2024 में कुर्मी, यादव, कुशवाहा ऐसी बड़ी ऐसी जातियां इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है और बड़ी तादाद में छोड़ा। हालांकि अभी भी बीजेपी में इनका बेस है, लेकिन इसको लेकर के बीजेपी कैसे आगे बढ़ती है ये देखना पड़ेगा। क्या उनके एजेंडे में अभी है भी इमीडिएटली या नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि वो इसी बहाने पूरे ओबीसी के जो ये कुछ प्रभावशाली जातियों को छोड़ दें तो पूरे बाकी ओबीसी के वो नेता बन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि वो अपनी जाति के अलावा ये जो कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, वो तमाम एक सुर में एक सांस में 20-25 जातियों के नाम गिना देते हैं। तो उसको एड्रेस करते हैं वो कि भाई देखो ऐसा है कि मैं अपनी जाति की बात नहीं करता, मैं सभी उन ओबीसी जातियों की बात करता हूं, अति पिछड़ी जातियों की बात करता हूं जिनको इस आरक्षण का रियल हक मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो बात तो कर रहे हैं और उनके बीजेपी के साथ गठबंधन में बहुत बड़ा डिमांड ये भी है। तो अब देखना है कि इसमें बीजेपी अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से आगे बढ़ पाती है, नहीं बढ़ पाती है, इनको क्या समझाती है। लेकिन अगर इनको कभी बीजेपी से अलग होना पड़ा तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए ही तोड़ सकते। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना अभिषेक, ये गठबंधन की राजनीति। ऐसा लगता है कि बहुत सारे टेनिस के प्लेयर, यानी जो एक इंडिविजुअल गेम है टेनिस, उसके प्लेयरों ने मिलकर एक क्रिकेट की टीम बना ली है जो टीम गेम है। तो वो सबकी अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं और टीम गेम है तो मिलके भी खेलना है। तो ये गठबंधन की राजनीति में तमाम दलों के साथ हमें ये बात नज़र आती है। साफ है कि आने वाले दिनों की ये पॉलिटिक्स जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है, सिर्फ बीजेपी यानी एनडीए के खेमे में नहीं, बल्कि जो विपक्ष का खेमा इंडिया गठबंधन, वहाँ भी आपस के हित जो हैं वो तमाम एकता के बाद, तमाम एक दूसरे की बाहों में बाहें डालने के बाद, कंधे से कंधा मिलाने के बाद एक दूसरे के जो निजी इंटरेस्ट हैं, निजी दिलचस्पियाँ हैं वो नज़र आती हैं। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से इन्हें बैलेंस करेंगी ये पार्टियां, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और ये काफ़ी दिलचस्प भी होगा देखना। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।